थैंक यू सो मच डॉक्टर वकास, आपने मुझे इनवाइट किया। और जी मैं जो स्प्लिट साइड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है उसमें जिस तरह डॉक्टर फरवा ने एक्सप्लेन किया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरवा टू एक्सप्लेन अस, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और बहुत स्टूडेंट्स की इसमें हेल्प हो जाएगी कि जब जब भी स्टूडेंट सर्च कर रहे होते हैं। इवन जब मैं कॉमनवेल्थ को सर्च कर रहा था तो मुझे भी कोई भी गाइड नहीं मिल रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप लेके आया हूँ जो कि 1 ईयर प्रोग्राम है यूके के अंदर। अगर ऑलरेडी आप अपने होम कंट्री के अंदर रजिस्टर हैं तो पीएचडी के लिए रजिस्टर हैं तो आप 1 ईयर के लिए यूके आना चाह रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए है। और अगर आप मास्टर्स के स्कॉलरशिप सर्च कर रहे हैं तो मास्टर का स्कॉलरशिप एक शेयर्ड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप भी ओपन हो गया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ जाके मास्टर के स्कॉलरशिप भी सर्च कर सकते हैं। और अभी उनकी डेडलाइन है, आई थिंक 15 दिसंबर डेडलाइन है, तो आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 ईयर पीएचडी के लिए यूके में आना चाह रहे हैं तो आज मैंने एक गेस्ट को इनवाइट किया है, डॉक्टर फरवा को, जिन्होंने इस स्कॉलरशिप के ऊपर अपना 1 ईयर कंप्लीट किया यूके के अंदर और अपनी ग्रेजुएशन जो पीएचडी की है कॉमनवेल्थ स्प्लिट साइड के ऊपर। तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे टिप्स लेंगे कि कैसे हम ये वाला स्कॉलरशिप क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं, एप्लीकेशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कंसीडर करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। तो उनके साथ कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे। आपने ये कि वीडियो कंप्लीट देखनी है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ। आप कैसे यूके के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे आप यूके में आ सकते हैं, एज अ स्टूडेंट कैसे आ सकते हैं, अगर आपने जॉब सिक्योर करनी है तो कैसे जॉब सिक्योर कर सकते हैं, या आप स्कॉलरशिप कैसे विन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो सिंपल आपने करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे स्प्लिट साइड स्कॉलरशिप के ऊपर जो कि ओपन हो चुके हैं। और बहुत से लोग कमेंट्स भी कर रहे थे मेरे फेसबुक के ऊपर कि कब ये स्कॉलरशिप ओपन हो रहे हैं। तो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे भी जाके, कुछ मैंने वीडियो ऑलरेडी भी कॉमनवेल्थ के ऊपर अपलोड की हुई हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिक स्प्लिट साइड स्कॉलरशिप के ऊपर है। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर फरवा को आज इनवाइट किया है, और जिन्होंने 2019 में ये वाला स्कॉलरशिप विन किया था। उन्होंने अपनी जो रिसर्च प्रोग्राम है वो यहाँ यूके यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में कंप्लीट किया और अब माशाल्लाह उनकी ग्रेजुएशन हो गई है। तो उनके पास चलते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हैं कि हम ये वाला स्कॉलरशिप कैसे विन कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमें अपने कंसीडर करने चाहिए एप्लीकेशन में। जी डॉक्टर फरवा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, स्प्लिट साइड का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा या क्या इसका प्रोसीजर एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर वकास, आपने मुझे इनवाइट किया। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जी तो खैर ये हमारी कुछ टीम हमने ग्रुप्स पर आकर दी थी। यहाँ से आप ये डॉक्टर वकास अपने यूट्यूब के चैनल में डाल भी देंगे, तो ये लिंक आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो कॉमनवेल्थ स्प्लिट साइड स्कॉलरशिप है, ये फाइनेंशियली आपको फुली कवर्ड मिलती है। ठीक है, इसमें जो मतलब फुली कवर्ड है, बहुत ही जनरस स्कॉलरशिप है स्प्लिट साइट वन, और ऑल अदर्स एज वेल जिसमें आप फुल पीएचडी की भी बात करते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ स्प्लिट साइट की बात करूंगी। तो एक तो इसमें आपका एयर फेयर फुली कवर्ड है, आना जाना। ठीक है, आपने होम कंट्रीज से यूके जाना है वो भी कवर्ड है, और वापस जब आप आते हो पाकिस्तान तो वो भी कवर्ड है। आपकी फुल ट्यूशन फीस में कवर्ड है, आपको कुछ भी पे नहीं करना। स्टाइपेंड आपको बहुत जनरस ये प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लंदन में हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा भी, क्योंकि लंदन इज़ एन एक्सपेंसिव सिटी, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ये चार्ज करके देते हैं। और स्टडी ट्रैवल ग्रांट आपको ये प्रोवाइड करते हैं जो कि विद इन द यूके भी है और आउटसाइड द यूके भी है। फॉर एग्जांपल आपको किसी कॉन्फ्रेंस पे जाना है तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए ऑलमोस्ट 600 ये तकरीबन होते हैं 600 पाउंड्स जो आपको ये दे देते हैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस के लिए। और अगर आप फॉर एग्जांपल एक सिंगल पेरेंट हो या विडोड हो या डिवोर्स्ड हो, तो तब भी ये आपको और आपके बच्चे को अच्छा खासा आपको प्रोवाइड करते हैं। वो आप जाकर बाकी डिटेल्स में देख सकते हैं, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। एंड इफ़ यू आर डिसेबल तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। मेरा एक क्वेश्चन था क्विकली, इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी भी होती है कि अगर आपने कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे अप्लाई करना है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना है तो उसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी भी होती है? नहीं, इसकी कोई फ़ी नहीं है। ये फुली आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, और आप जब करते हो इसमें आपसे किसी तरह की कोई फ़ी नहीं, बल्कि ये आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे आप इसमें नेक्स्ट स्टेप पर जाते हो तो आपको ये, अगर आप कुछ पे भी करते हो तो ये आपको रीइम्बर्स कर देते हैं, तो आपने कुछ भी पे नहीं करना। तो ये लिंक है जो कि आप यहाँ पे ये आपको डॉक्टर वकास दे भी देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये आप जाकर यहाँ से आप बाकी डिटेल्स पढ़ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो।
अवार्ड ड्यूरेशन स्प्लिट साइट के लिए 12 मंथ्स है, जिसको आप 1 ईयर करके भी ले सकते हो, और 6 मंथ्स के आप 2 भी कर सकते हो पीरियड में। जैसे कि आप फॉर 6 मंथ्स के लिए पहले एक अवेल करो, 6 मंथ्स गुजर जाए, पाकिस्तान हो फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चे जिन्होंने सैम्पलिंग वगैरह करनी होती है वो दोबारा आ जाते हैं पाकिस्तान या इंडिया वगैरह, तो वो जाके सैम्पलिंग करके वापस जा सकते हैं। तो आप ये दोनों ऑप्शंस अवेल कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस यही है कि डायरेक्टली आपने ऑनलाइन पूरा अप्लाई करना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में भेजने हैं या इस तरह का कुछ नहीं है, सारा ऑनलाइन है। और जब आप अप्लाई करते हो तो आपकी स्टडी जो है वो इन 6 डेवलपमेंट थीम्स के अंडर आनी चाहिए, ठीक है। आप ये फिर जब एक एक करके एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिसर्च कहाँ पे लाई कर रही है। तो इन्हीं 6 डेवलपमेंट थीम्स में जो भी आपके रेलेवेंट है, आपने उसमें से कोई एक पिक करना है, फिर आप अपनी एप्लीकेशन को आगे लेकर तो चलोगे। ऐसा तो कोई सीन नहीं है कि जस्ट ये इंजीनियरिंग के लिए है या सोशल साइंसेज के लिए है, एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस? एनीवन कैन अप्लाई, लेकिन ये ज़रा जिस तरह मैनेजमेंट साइंसेज वालों के लिए ज़रा नहीं होती, बाकी हर तरह की साइंसेज के लिए है। बिजनेस वगैरह उसके लिए नहीं है अभी तक, मे बी इन फ्यूचर ये दे दें उसके लिए भी, लेकिन अभी तक MBA वगैरह के लिए नहीं है। अप्लाई करने के लिए इस साल की जो डेडलाइन है वो December 5 है, और इसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि आप लास्ट डे तक अगर बैठोगे तो फिर चूंकि ये ऑनलाइन है सारा, तो फिर आपके सिस्टम पर लोड हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते। और बाकी ये कि जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, पूरा ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होता है। ये लिंक अगेन डॉक्टर वकास प्रोवाइड कर देंगे, तो ये आप वहाँ से जाकर ले सकते हो और आप वहाँ से पूरा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये जो दूसरा लिंक है, तो ये यहाँ पर हम एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी यूके यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो कॉमनवेल्थ में। लाइक ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड, तो आप वैसे मोस्टली इंक्लूडेड हैं लेकिन ऑल नहीं है। तो आप जब ये लिंक ओपन करोगे, आप वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देखोगे और आप उसी में से किसी एक को पिक करके अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे। माइंड में क्वेश्चंस हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो तो आप इस लिस्ट पे जाके यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, तो जी जी। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद क्या नेक्स्ट प्रोसीजर होता है? क्या आपने अगर जब आप फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सेलेक्ट की है तो फिर नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे इसके अंदर? कि मैंने कोई कोर्स सर्च करना होगा या मैंने सुपरवाइजर सर्च करना है? इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा ना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। जब आप फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड की बात करें, अगर आप ऑक्सफोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपकी जो भी रिसर्च है आपने उस तरह के सुपरवाइजर को वहाँ ढूंढना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा न्यूरो साइंस है, तो मैं डेफिनेटली ऑक्सफोर्ड में न्यूरो साइंस का ग्रुप देखूंगी। फिर मैं उस ग्रुप में अपनी रिसर्च से रेलिवेंट जो भी काम कर रहा होगा उन सुपरवाइजर्स के पास अप्लाई करूंगी फॉर एक्सेप्टेंस, कि वो मुझे अपनी लैब में एकोमोडेशन दें, मैं वहाँ जाके काम कर सकूँ। उनके एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आगे उनकी एक्सेप्टेंस लेटर प्लस जो मेरे होम कंट्री पाकिस्तान के सुपरवाइजर्स होंगे, उन दोनों के रेफरेंस लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा उसके बाद। तो इन केस, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट स्पेन है, लाइक अभी 28 नवंबर चल रहा है, तो 5 दिसंबर इसकी डेडलाइन है, तो इतने शॉर्ट पीरियड में हम कैसे सुपरवाइजर जो है ना वो सिक्योर कर सकते हैं? यू नो समटाइम मैनी स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर गेटिंग द सपोर्टिंग स्टेटमेंट। अगर इन केस आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से नहीं मिलता तो क्या फिर नेक्स्ट उनको क्या कि वो अप्लाई ना करें इस साल, या उनके लिए क्या आप सुजेस्ट करती हैं? मैं इसमें यही कहूँगी कि लाइक आपको पहले से एक्सेप्टेंस लेटर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी है तो इसमें कोई आपका फ्रेंड वगैरह भी आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर मतलब अक्सर जो लोग होते हैं उनके पास एक्सेप्टेंस होती है पहले से, ठीक है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपको पहले से एक्सेप्टेंस लेटर लेनी चाहिए, लेकिन अभी भी टाइम बहुत कम नहीं है। अभी भी अगर आप देखें तो आज 18 है, तो आपके पास 10 डेज हैं मेरे ख्याल में। चूंकि ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है तो कोई भी सुपरवाइजर मना नहीं करता देने से एक्सेप्टेंस। तो आप ट्राई जरूर करें, जरूरी नहीं है आप एक दिन में बैठें और आप बस एक को ही करें, आप एक दिन में मल्टीपल लोगों को अप्लाई करें। तो कोई एक भी अगर रिस्पॉन्स देता है, जरूरी नहीं आप सिर्फ ऑक्सफोर्ड में करें, बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, सब में करें, जो भी आपको रिस्पॉन्स दें तो यू शुड गो अहेड। आप कहना चाह रही हैं कि अगर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड को टारगेट किया उसके साथ साथ पैरेलल 2-3 और यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर लें ताकि आपके बिल्कुल चांसेस बढ़ जाएं। आप जी। एक अगर सुपरवाइजर की आपकी इंटरेस्ट मैच हो रही है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, तो वहाँ आपने कॉन्टैक्ट किया है, और हो सकता है कि वो वेकेशंस पे हो, आपको ईमेल का रिप्लाई ना आ रहा हो, तो आप मीनवाइल किसी और 2-3 सुपरवाइजर जो आपका रिसर्च मैच कर रहा है, किसी भी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, किसी भी यूनिवर्सिटी में से जिसके साथ रिसर्च मैच हो रही है, आप उनको भी ईमेल्स करें और उनको भी कन्विंस करें कि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आना चाह रहे हैं। और आई थिंक उसमें हाँ कवर जी। लेटर में भी ऐड कर दें कि आपके पास फुली फंडेड है ये,
तो इसके लिए जैसे जी मुझे आपकी सपोर्टिंग स्टेटमेंट चाहिए, एडमिशन नहीं चाहिए, अगर एडमिशन हो जाता है तो उसमें भी थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें कि हमें जस्ट उन यूनिवर्सिटी से कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर तो सुपरवाइज़र आपका रेडी हो जाता है यूके के अंदर, तो फिर नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं या इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है जो हमें एप्लीकेशन में हेल्प करेगी? जी, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है ना कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपको डेफिनेटली टारगेट करना पड़ता है। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आपने इसी लिंक पर जाकर यूनिवर्सिटीज़ देखनी है। फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट कर ली, मैं तो कहूँगी 10 टू 15, इसलिए क्योंकि 1 और 2 और 3 इज़ नॉट इनफ। तो ओके। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करें, क्योंकि आपका रिसर्च जैसे-जैसे आप पीएचडी में जाते हो तो वो नैरो होती जाती है। लाइक अगर न्यूरो साइंस में एक ग्रुप अल्जाइमर पे काम कर रहा है, तो हो सकता है ऑक्सफोर्ड में पूरा कोई एक ही ग्रुप काम कर रहा हो, तो आपके पास वहाँ पे कोई एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने जैसे ग्लासगो यूनिवर्सिटी का कहा, तो ग्लासगो में हो सकता है कोई और ग्रुप कर रहा हो, तो इस तरह आपके पास सुपरवाइजर्स की तादाद कम रहती जाती है। तो इस जी। तरह आपको 10 से 15 यूनिवर्सिटीज आराम से आप टारगेट कर सकते हो, और उनमें से डेफिनेटली कोई आपको ज़रूर पॉजिटिव सिग्नल देगा। तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि फिर वो आपसे आप उनको कोई एक ऐसी अट्रैक्शन नज़र आनी चाहिए कि वो आपको लें। पहली अट्रैक्शन तो डेफिनेटली आपका जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, क्योंकि इसमें आपके सुपरवाइजर को भी रिसर्च ग्रांट मिलती है, जिसके थ्रू वो आपको रिसर्च करवाता है, तो इसलिए वो भी थोड़े से विलिंग होते हैं। सेकंड ये कि अगर आप जैसे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश इन कंट्रीज में से हो, तो चूंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम होता है, आप सैंपल्स ले जा सकते हो अगर आप जोलॉजी या बायो के स्टूडेंट हो। अदरवाइज अगर आप प्लांट स्टडी वगैरह या इस तरह की अगर कोई आपकी सब्जेक्ट है, तो आप वहाँ सैंपल्स की भी बात कर सकते हो ईमेल में, तो वो थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इस तरह आपको इजीली मिल जाता है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन का ये है कि डिपेंड करता है, लाइक जैसे जैसे आप प्रोसीड करते जाते हो, तो एप्लीकेशन में वो खुद आपसे मांगते जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, और बाय एंड ऑफ एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर देते हो, उसके बाद फिर जब आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन, वो मैं आगे कवर करूंगी कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो फिर मैं ये बताना चाह रही थी कि आउटकम इसका कोई 6 मंथ्स ये लेते हैं। जुलाई में आपको आउटकम मिलेगा। फॉर एग्जांपल जब हम 2023 टू 2024 की बात करें, तो 5 दिसंबर अगर इसकी डेडलाइन है, तो जुलाई में कहीं इसका रिजल्ट आपके पास अनाउंस होगा। और इसी तरह ही आपसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं कि आपने अपनी स्कॉलरशिप के ख़त्म होने के बाद अपने होम कंट्री में वापस जाना है। और ये रीज़न भी है होम कंट्री में, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं बैक टू योर होम कंट्री। तो अगर एग्जैक्टली आपको ग्रेजुएशन करनी है, डिग्री कंप्लीट करनी है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो बैक फॉर क्लियरिंग योर अदर एग्जाम्स एंड देन यू हैव टू जी appear वाइवा और एग्जामिनेशन, देन यू कैन जी जी गेट बिल्कुल। डिग्री। या थैंक यू। और ये भी है ना कि यहाँ मैं ये पॉइंट भी क्लियर कर दूं कि वो डिग्री जो आपको मिलेगी ना, वो आपके अपने होम कंट्री की होगी। जी उसमें आपको यूके की तरफ से सिर्फ एक स्प्लिट साइड का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने 1 ईयर, जैसे हमारे केस में तो कोविड आ गया था, तो हमारे तकरीबन 18 मंथ्स उधर स्टे हो गया था, तो जितना भी जी। आपका टाइम उधर होता है उसका वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डिग्री आपको आपके होम कंट्री की मिलती है। राइट। अच्छा, अब हम मूव करते हैं आगे कि प्रोविजनल सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल जुलाई 2024 में आपकी रिजल्ट अनाउंस होता है, और आप अगर लकीली सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो कहलाती है प्रोविजनल सिलेक्शन। लाइक उसमें वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ठीक है, जो कि आप प्रोवाइड करोगे, उसके बाद आप फुल्ली सिलेक्टेड होगे। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप पीओ या प्रोग्राम ऑफिसर को प्रोवाइड करते हो। आपको एक प्रोग्राम ऑफिसर एलोकेट कर दिया जाता है, तो अब वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है, ठीक है। वो प्रोग्राम ऑफिसर आपसे टाइम टू टाइम डिफरेंट चीज़ें डिमांड करेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में वो आपसे 3 रेफरेंस लेटर मांगेगा, ठीक है। रेफरेंस लेटर में लाइक वो आपसे 2 रेफरेंस लेटर तो आपके अपने, ये रेफरेंस लेटर आपने अभी अप्लाई करते हुए भी देने होंगे, और बाद में भी वो आपसे मांगेंगे। तो जब आप अभी अप्लाई कर रहे हो, अभी भी आपसे वो 3 रेफरेंस लेटर मांगेंगे, जिसमें 2 आपके एकेडमिक के होंगे, और जी। थर्ड इन पर्सन आपको कोई भी जानता हो। फॉर एग्जांपल आपने कहीं इंटर्नशिप की है, कहीं जॉब की है, तो वो थर्ड हो जाएगा। जी। अच्छा, ये रेफरेंस लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इसमें ना आपने अच्छी तरीके से आपके जो रेफरीज होंगे उन्होंने एक्सप्लेन करना है कि आप उनको कैसे जानते हो, ठीक है, आपकी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, रिसर्च की तरफ आपका ध्यान कैसे है। लाइक वो एक अच्छी सी स्टेटमेंट बनानी है उन्होंने, जो अपीलिंग हो और जो आपको बाकियों से ज़रा नुमायाँ करे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपको दिया जाएगा, वो आपने प्रोग्राम ऑफिसर को देना है। लाइक आपकी यूनिवर्सिटी को कोई एतराज़ नहीं है अगर आप जा रहे हो, तो ये आपका होम यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। प्रूफ ऑफ पीएचडी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका कोई भी एक आपने बनवा लेना लेटर जिसमें ओके, लाइक आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। आपके वैलिड पासपोर्ट, यहाँ पे मैं ये बता दूं कि सारे पासपोर्ट्स आपसे मांगते हैं, जो वैलिड हैं या आपके जो एक्सपायर हैं वो भी,
और ट्रांसक्रिप्ट जो होती है वो आपने अंडर ग्रेड की भी देनी है और आपकी पोस्ट ग्रेड की भी आपने सारी देनी है। मेडिकल फॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है तो वो आप उधर मेंशन कर दें। आइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर बच्चे ही सोचते हैं कि आइल्स रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो कॉमनवेल्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है आइल्स, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है आइल्स देने की। हाँ, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं मैनचेस्टर में थी तो उनकी रिक्वायरमेंट थी तो मुझे देना पड़ा, लेकिन फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड है तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप वहाँ एग्जाम्पशन ले सकते हो। तो जी, आइल्स जो है वो जी कॉमनवेल्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। और यहाँ एक बात और भी क्लियर करनी है, आपने अनकंडीशनल ऑफर लेटर का मेंशन किया है, तो जब हम अप्लाई हम्म। कर रहे हैं, अगर 5 दिसंबर डेडलाइन है, तो हमें कोई ऑफर लेटर नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी से, या ऑफर लेटर भी चाहिए होगा यूनिवर्सिटी से? नहीं, ये इस वक्त नहीं चाहिए होगा, ये आपको यूके की यूनिवर्सिटी से नहीं चाहिए, ये आपको ऑफर लेटर अभी ये वाला लेटर जो आप प्रोवाइड करोगे आप अपनी यूनिवर्सिटी जो होम यूनिवर्सिटी है वहां हाँ से दोगे कि जी, हमें कोई मसला नहीं है, हमारा स्टूडेंट अगर बाहर जा रहा है यूके में तो वी हैव नो इशू इन दैट। एनी बैंक स्टेटमेंट नीडेड, तो आपको कॉमनवेल्थ के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमनवेल्थ ही आपका फाइनेंशियल स्पॉन्सर है। फिर आपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या आपको यूनिवर्सिटी में यूके में ऑलरेडी एडमिशन सिक्योर करना चाहिए आजकल, जैसे कि अभी आजकल बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मैंडेटरी नहीं है। कर लो तो वेल एंड गुड, लेकिन आप ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि बाकी भी आपको सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, अभी सारे लेटर्स या एप्लीकेशन के क्वेश्चंस को फॉलो करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कर लें तो बेहतर है, लेकिन ना भी करें तो इतना मसला नहीं होता। एनी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, तो आपको किसी तरह के डॉक्यूमेंट को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब कुछ आपसे सॉफ्ट में मांगते हैं और आप सॉफ्ट जो भी आप अच्छे से उसको स्कैन कर लो कि वो क्लियरली पढ़ा जा सके, तो आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है उसको। फिर आप वीज़ा वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर आप हो जाते हो, ये मैं जुलाई की सिनेरियो में बता रही हूँ, जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए वहाँ से, तो आपने फिर वीज़ा अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना होता है अपनी यूके में, ताकि वो आपको बताएं, वो आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। आप ईयर 4 वीज़ा लेते हो, यही स्टूडेंट वीज़ा है। इसके अलावा बायोमेट्रिक एनरोलमेंट वगैरह आप करवाते हो, ठीक है। वीज़ा फ़ी सारी कवर्ड होती है कॉमनवेल्थ की तरफ से, ये आपको ऑलरेडी एग्जाम्पशन मिल जाएगी एप्लीकेशन में। और वीज़ा स्पॉन्सर जो होता है आपको आपकी यूके की यूनिवर्सिटी होती है, जबकि फाइनेंशियल स्पॉन्सर आपका कॉमनवेल्थ होता है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ प्रोवाइड करेंगे। जब आप जाते हो एम्बेसी जिस दिन, तो उस दिन आपने अपनी कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन प्रिंटेड फॉर्म में लेके जानी है, प्लस आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें अटैच पे भी अभी हम बात करेंगे, टीबी सर्टिफिकेट, कंफर्मेशन ऑफ अवार्ड, फाइनेंशियल सपोर्ट और पासपोर्ट अपने सारे लेके जाने हैं। कैश जो होता है वो कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ होता है जो आपको आपकी यूके की यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, उसको भी आपने प्रिंट करके ले जाना है। आपने अपने बायोमेट्रिक्स जाके एम्बेसी में प्रोवाइड करने हैं, फोटोग्राफ्स देने हैं और फिंगरप्रिंट्स देने हैं। कॉमनवेल्थ के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहला तो ये कि आप सिटीजन होने चाहिए कॉमनवेल्थ कंट्री के, या फिर अदरवाइज आपके पास रिफ्यूजी स्टेटस होना चाहिए जो कि गिवन हो बाय दैट कॉमनवेल्थ कंट्री। सेकेंड इज कि आप रजिस्टर्ड पीएचडी स्टूडेंट हो अपने होम कंट्री में, ठीक है। स्कॉलरशिप को अवेल अगर नहीं कर रहे तो आप अपनी पीएचडी नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़ाहिर अनेबल टू अफोर्ड टू गो टू द यूके एंड टू डू योर स्टडी और रिसर्च, तो ये आपने ज़रूर अपनी जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे तो आप मेंशन करोगे कि अगर मैं स्कॉलरशिप नहीं ले पा रहा तो फिर मैं अपनी स्टडीज़ या अपनी रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। इसकी कोई एज लिमिट नहीं, अप्लाई करोगे ये ज़रूर कहा जाएगा कि आपका लिंक क्या है। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का लिंक डेवलप हो। बस आप अगर ईमेल्स के थ्रू भी कोलैबोरेशन में हो या अगर कोई सैम्पल्स एक्सचेंज किए यूके के साथ किसी यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप वो प्रूफ शो कर सकते हैं इधर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से जो स्टूडेंट है ना वो यही पूछ रहे होते हैं कि डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशनल लिंक से क्या मुराद है इनका। तो थैंक यू, आपने बड़े अच्छे से कर दिया इसको कि कोई भी अगर आपके सुपरवाइज़र के साथ जो प्रपोज सुपरवाइज़र है यूके के अंदर, अगर आपकी थोड़ी सी उनके साथ कम्युनिकेशन भी हुई है तो आप उसको भी उसमें मेंशन कर सकते हो कि यू आर इन कोलैबोरेटिंग फॉर योर रिसर्च, और जो भी आपका काम जिस भी सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो एप्लीकेशन में। जी, और ये पॉइंट आपने ना जो आपके रेफरीज होंगे जो यूके के आपके सुपरवाइजर हैं और जो पाकिस्तान में है, तो उन्होंने अपने रेफरेंस लेटर में ज़रूर मेंशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्राइटेरिया जो है उसमें यही है कि ये एक एग्रीगेट बनाया जाता है जिसमें आपका एकेडमिक मेरिट,
प्लस आपका क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड आपका पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेंट्स होम कंट्री। ये 3 पॉइंट्स देखे जाते हैं, इसी बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो जैसे कि मतलब एकेडमिक मेरिट तो डेफिनेटली वो तो अब आप बना चुके जो भी बनाना था, तो आपको रिसर्च प्रपोजल पे अपनी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, प्लस आपको अपने डेवलपमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर कि आपकी कंट्री के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या यूके को उससे क्या बेनिफिट हो रहा है और वर्ल्ड वाइड उसका क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अपने अपने एप्लीकेशन में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो कोई इसमें जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो तो इसमें कुछ इंटरव्यू होता है या जस्ट आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट हुई है वही प्रोसेस हो, वही से ये जज करेंगे एकेडमिक मेरिट, क्वालिटी ऑफ रिसर्च और इम्पैक्ट जी फैक्टर? नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं होता इसमें, जस्ट आपने जो लिख के उनको अपनी एप्लीकेशन भेजी होती है वो उसी को जज करते हैं और उसी की बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको लेना है या नहीं। तो एलिजिबल कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ की हैं वो ये कोई 45 कंट्रीज हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान भी शामिल है, तो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं बताना जरूरी समझूंगी कि CSE विल नॉट एक्सेप्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन सबमिटेड आउटसाइड द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। यानी वो आपसे जो ऑनलाइन सिस्टम के अलावा किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट ना मांगते हैं, ना आपको देने हैं, सारा कुछ ऑनलाइन आपने देना है, ठीक है। इसमें बाकी ये कि CSE आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करते। CSE डज नॉट चार्ज टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ इट्स स्कॉलरशिप। आपने कुछ भी पे नहीं करना। और लास्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के इंस्टीट्यूशनल और डिपार्टमेंटल लिंक बिटवीन द होम यूनिवर्सिटी एंड योर प्रपोज्ड यूके यूनिवर्सिटी ऑलरेडी इन ऑपरेशन, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप वो कोई MOU वगैरह हो या इस तरह की कोई साइन चीज़ हो, वो जस्ट आपकी आपकी कोलैबोरेशन या आपकी अगर कोई सैम्पल्स एक्सचेंज हुए या सुपरवाइजर्स के दरमियान, लेकिन ये बात आपने रेफरेंस लेटर में ज़रूर मेंशन करवानी है। और दिस इज़ द लिंक, ये अगेन आपको डॉक्टर वकास प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, तो आप ये भी विजिट करके देख सकते हैं बाकी क्वेश्चंस के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉमनवेल्थ स्प्लिट साइड स्कॉलरशिप। तो ऐसे ही आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आप सर्च करते हैं कि यार कैसे हम जो है ना अपने सीनियर से गाइडेंस मिल जाती है। तो इसमें जस्ट मैं क्विकली बिल्कुल कंक्लूड करना चाहता हूँ आज की मीटिंग को और सेशन को कि आपकी सपोर्टिंग स्टेटमेंट फ्रॉम योर सुपरवाइजर, फ्रॉम योर करंट सुपरवाइजर फ्रॉम योर होम कंट्री और प्लस जो आपका प्रपोज सुपरवाइजर होगा यूके के अंदर। तो इसमें जब आप सर्च हाँ कर जी रहे होते हैं बहुत ही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आ रही होती है कि आपके पास सुपरवाइजर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा होता। तो आपने कोशिश करनी है, जिस तरह मैं तो 3-4 सजेस्ट कर रहा था, लेकिन डॉक्टर फरवा की अच्छा पॉइंट है यहाँ कि आपने 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये सुपरवाइज़र के साथ कॉन्टैक्ट करना है। और बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली मुझे एक मैसेज आया है कि एक स्टूडेंट ने क्या किया है कि उसने सेम डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट में जितने भी 7-8 फैकल्टी मेंबर थे सबको ईमेल्स कर दी। तो ये भी आपने ऐसे भी नहीं करना, जस्ट एक बंदे को एक डिपार्टमेंट में टारगेट करें और उसी को ईमेल करें और उसी से सपोर्टिंग स्टेटमेंट लेके तो आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन आप अभी से स्टार्ट कर लें और उसके साथ साथ पैरेलल आप जो है अपनी जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है या प्रपोज सुपरवाइजर है उसको भी फाइंड कर लें। यू हैव इनफ टाइम लाइक 10 to 15 डेज अभी भी आपके पास हैं। तो आपको इसके लिए कोई ऑफर लेटर नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी से। सिंपल आपने प्रपोज करना है सुपरवाइजर को यूके के अंदर और उसको आपने कहानी सुनानी है कि भाई ये वाला स्कॉलरशिप ओपन हो गया है, तो इसके लिए हमारे पास फुली फंडिंग है। और फंडिंग मैं कैसे सिक्योर कर सकती हूँ कि सिंपली आप मुझे जस्ट सपोर्टिंग स्टेटमेंट दे दें और सपोर्टिंग स्टेटमेंट में आपने ये मेंशन कर देना है कि आपकी कोलैबोरेशन है या आप प्लानिंग कर रहे हैं कोलैबोरेशन की, और जो भी आपका रिसर्च है वो उसमें आपने एक्सप्लेन कर देना है। और उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताई है वो है डेवलपमेंट इम्पैक्ट, वो आपने बड़े अच्छे से लिखना है। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप किसी अपने सीनियर को भी वो पढ़ा सकते हैं ताकि उसमें रिव्यू करवा के उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देन स्टडी प्लान है, स्टडी प्लान को भी आप अपने सुपरवाइज़र के साथ भी उससे भी हेल्प ले सकती हैं या आपको जो यूके में सुपरवाइज़र होगा, जब आप ये कहते हो कि यार हमारे पास फुली फंडेड है, कोई थर्ड पार्टी आपको फंडिंग कर रही है, तो जो यूके वाला सुपरवाइज़र होता है वो भी बहुत हैप्पी होता है क्योंकि उसको भी वो ग्रांट आ रही होती है। तो वो भी आपकी जो स्टडी प्लान है वो आपका रीड कर सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो आपने ये जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं ये भी आपने कंसीडर करनी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर।
और इसके अलावा जो डॉक्टर फरवा ने मेंशन किए हैं लिंक वगैरह, वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उनके लिंक के ऊपर जाके भी कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपके कोई माइंड में कोई चीज़ क्लियर नहीं हो, तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू आंसर एनी क्वेश्चंस। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन्होंने जो स्कॉलरशिप फाइंड कर रहे हैं या जिनको प्रॉब्लम हो रही है स्कॉलरशिप फाइंड करने में, तो उनके साथ ये शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।